हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में मैं टीजीटी, पीजीटी, एसडी ग्रेड और नीट्स आईआईटी से संबंधित फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग हमारी वीडियो को नियमित रूप से देख रहे होंगे। आज परमाणु मॉडल्स में कुछ प्रश्नों का जिक्र करने जा रहा हूं और ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलडी, नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम परमाणु मॉडल का आज का पहला प्रश्न। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो प्रॉपरली कृत्रिम कायदे से नहीं मिल पाती है तो वो लोग हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो नियमित रूप से आपको मिल सके। चलते हैं, पहला प्रश्न लिखते हैं। न्यूट्रिनो के खोज करता है। पहला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज करता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन कौन से हैं दोस्तों। एंडरसन, एम बोथे, और एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है डब्ल्यू पाउली। डब्ल्यू पाउली। दोस्तों, ये तीन नाम हमें दिए हुए हैं। इन तीन नाम में से हमें बताना है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिनो की खोज डब्ल्यू पाउली ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू पाउली ने। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा है, वो घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻8 सेकंड में आता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? चलिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। वो घटना जिसमें वो घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड में विकिरण क्षय के द्वारा लौटता है। में विकिरण क्षय के द्वारा लौटता है। दोस्तों, हमें एक इलेक्ट्रॉन है जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है और वापस आने में 10⁻⁸ सेकेंड का समय लेता है। इस समय के दौरान वह जितनी ऊर्जा होती है उसको विकृत कर देता है, यानी ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा के रूप में क्षय कर देता है। तो वो घटना क्या कहलाती है? उसी घटना को पूछा, उसका नाम होता है प्रतिदीप्ति। क्या नाम है उसका? प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति एक वो घटना है जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आते समय 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ऊर्जा विकृत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 लिखा है, दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्घ्य है।
लिखा है दृश्य क्षेत्र का, दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्घ्य है। दोस्तों ये बात सबको मालूम होती है कि दृश्य क्षेत्र का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। लगभग सभी को मालूम है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन दोस्तों आजकल हमको प्रश्न के आंसर में ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं, वहां पर ऑप्शन इस तरह से दिया होता है। 4000 की जगह 400 लिखा रहता है, 8000 की जगह 800 लिखा रहता है, और एंगस्ट्रॉम ना लिख करके यहाँ पे नैनोमीटर लिखा रहता है, NM। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम सेम चीज है, लेकिन 10 गुना कम होता है। लेकिन जब उसमें 10 से डिवाइड करने के बाद लिखते हैं, तो डिवाइड करेंगे यानी कि 400 नैनोमीटर जो होता है, 400 नैनोमीटर आपके 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरंग कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 लिखा है, लाइमन सीरीज की तरंगें किस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होती हैं? प्रश्न संख्या 4 है, लाइमन श्रेणी की तरंगें किस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में स्पेक्ट्रम क्षेत्र में मिलती हैं? दोस्तों लाइमन सीरीज की बात की जाए तो लाइमन जो सीरीज होती है उनका जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी क्षेत्र। कौन सा स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रीजन है पराबैंगनी क्षेत्र। या यूवी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में ये मिलती है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे मित्रों 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, डी ब्रोगली समीकरण है। दोस्तों हमें बताना है डी ब्रोगली समीकरण कौन सी है। डी ब्रोगली समीकरण है। दोस्तों डी ब्रोगली समीकरण हम सारे लोगों ने पढ़ी हुई है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है? लैम्डा बराबर H/P। डी ब्रोगली समीकरण होती है जो कण की द्वैतीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 लिखा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता है। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, नाभिक, नोडल, कक्षक। नाभिक, नोडल और कक्षक। दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कक्षक। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक किसमें होती है? कक्षकों में होती है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 में लिखा है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। प्रश्न इसको मिला जहां
इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उनको क्या कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसमें भी ऑप्शन लिखा हुआ है, नाभिक, नोडल, कक्षक। सेम ऑप्शन है दोबारा, नाभिक, नोडल और कक्षक। दोस्तों हम आपको बताएं, नोडल वो क्षेत्र होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, अर्थात नोडल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों ऐसा प्रश्न में लिखा रहता है, उसके साथ में 4 समीकरणों के ऑप्शन लिखे रहते हैं, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होता है वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दोस्तों ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, जहां एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, पी संवेग में अनिश्चितता है, एच प्लांक नियतांक। संख्या 9 देखें, प्रश्न संख्या 9 में लिखा, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य है, लिखा है यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य है तो इलेक्ट्रॉन की गति में अनिश्चितता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति यानी वेग, ऐसे लिख सकते में अनिश्चितता होती है। दोस्तों जैसा कि हमें समीकरण में ऊपर दिख रहा है, लिखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता यहाँ पर शून्य दी हुई, कितना दिया हुआ है? शून्य। तो ये शून्य इंटू डेल्टा पी, पी को एम बी में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं एम बी, तो एच अपॉन 4 पाई हमें यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे मैं गति में यानी वेग में निश्चितता पूछी गई है, वेग की निश्चितता कितनी हो जाएगी? एच अपॉन 4 पाई एम इंटू 0। जब हम 0 से किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्वांटिटी कितनी प्राप्त हो जाती है? वेग में अनिश्चितता प्राप्त हो जाती है, अनंत। कितनी प्राप्त होगी निश्चितता? अनंत। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आज प्रस्तुत किया जा रहा है। लिखा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार दी गई। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार यानी पहली बार दी गई। किसने दी? बोर, न्यूटन, डी ब्रोगली। बोर, न्यूटन, डी ब्रोगली। बोर, न्यूटन और ब्रोगली। अब हमें बताना है किसने दी। तो इसकी तरंग प्रकृति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ब्रोगली ने दी।
ठीक है मित्र, चलते हैं संख्या 11 की तरफ। लिखा डी ब्रॉगली समीकरण लागू होता है। लिखा है डी ब्रॉगली समीकरण लागू होता। डी ब्रॉगली समीकरण कहाँ लागू होता है? इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है, न्यूट्रॉन पर लागू होता है, प्रोटॉन पर लागू होता है, या गति करते हुए सभी पिंडों पर लागू होता है? गतिमान पिंडों पर। दोस्तों ये चार ऑप्शन हमारे सामने रखते हैं। जो डी ब्रॉगली की जो समीकरण है वो सभी गतिमान पिंडों पर लागू होती है। कहाँ लागू होती है? जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हम लोग देखते हैं उन सभी पर डी ब्रॉगली की समीकरण लागू होती है। संख्या 12 हमारे सामने है। लिखा है 600 तरंग दैर्ध्य वाले, मिटा के ऊपर लिखते हैं, छह सौ नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले प्रकाश की आवृत्ति, पीले प्रकाश की आवृत्ति। दोस्तों हमसे 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले प्रकाश की आवृत्ति पूछी है, तो हम निकाल देते हैं पीले प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति के सूत्र होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी का मान सबको मालूम है, 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा का मान लिखा हुआ है कितना है? 600 नैनोमीटर की मतलब होगा 10 की घात -9। दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको 30 × 10⁻⁷ लिख लेते हैं और इसे 6 गुणे 10 की घात -7। ठीक है मित्र, अब 6 5 जा 30 हो जाता है, तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें तरंग दैर्ध्य के लिए जो आवृत्ति का जो मान था वो प्राप्त हो गया 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने लिखा हुआ है, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य दी हुई है। फोटॉन की तरंग दैर्ध्य और h का मान दिया हुआ है, फोटॉन का संवेग पूछा। लिखा फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या लिखी हुई है? तरंग दैर्ध्य 2.2 10 to the power -11, 2.2 10 to the power -11 तथा h का मान तो सभी को पता है 6.6 10 to the power -34 है। तो पूछा क्या है इसमें? फोटॉन का संवेग बता। चलिए, फोटॉन का संवेग हमसे पूछा है। फोटॉन का संवेग हमें मालूम है, हमने समीकरण पढ़ा हुआ है, लैम्डा बराबर h/p। यहां से संवेग p बराबर हो जाएगा लैम्डा h/लैम्डा।
h की वैल्यू हमें मालूम है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 और लैम्डा की वैल्यू मालूम है 2.2 10 टू द पावर माइनस 11। इस चीज को काटेंगे 3 आएगा तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 11 11 कैंसिल हो जाएगा 22 प्लस 1 23 माइनस 23 ये हमारा संवेग का मान पता कर लिया कितना 3 गुणे 10 की घात माइनस 23। ठीक है मित्र, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। मित्र जब प्रश्न संख्या 14 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी सीरीज है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम क्षेत्र में दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी सीरीज में स्पेक्ट्रमी श्रेणी है। दोस्तों हम आपको बताएं दृश्य प्रकाश के क्षेत्र स्पेक्ट्रम क्षेत्र में कौन सी स्पेक्ट्रमी सीरीज होती है, कौन सी होती है, बामर। कौन सी होती है, बामर सीरीज। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बामर जो है वो विजिबल क्षेत्र में आती है, इसमें आती है विजिबल क्षेत्र में आती है। संख्या हमारे सामने होगा 15 में लिखा परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या बताइए। परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या यानी कुल कक्षकों की संख्या कितनी है। परमाणु का जो चौथा ऊर्जा स्तर होता है यानी कि स्मॉल n बराबर हमको कितना दे दिया है, 4। कितना दिया, 4। और हमसे पूछा गया है कक्षकों की संख्या। जब n की वैल्यू 4 दी जाती है तो कक्षकों की संख्या हमेशा n स्क्वायर होती है। 4 की पावर 4 इक्वल टू 16। कितने कक्षक हो जाते हैं, 16। दोस्तों इस तरह से हमें पता चल गया कि परमाणु के चौथे, अच्छा n की वैल्यू 4 कैसे है, ये कैसे पता चला, होता है ये परमाणु का नाभिक होता है। इसके बाद एक पहली कक्षक होती है उसको k बोलते हैं, दूसरी कक्षक होती है उसको m बोलते हैं और l बोलते हैं, तीसरी कक्षक होती है उसको m बोलते हैं, चौथी कक्षक को n बोलते हैं। 1 2 3 4 n का मान कितना होगा, 4। ठीक है मित्र, चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ पढ़ते हैं। संख्या 16 क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की द्विप्रकृति गुण को व्यक्त करने वाला व्यंजक है। इलेक्ट्रॉन की द्विप्रकृति के गुण को व्यक्त करने वाला व्यंजक। व्यंजक मतलब समझते हैं ना, व्यंजक मतलब फार्मूला। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर एच अपॉन पी जो है ये इलेक्ट्रॉन की द्विप्रकृति के गुण को व्यक्त करती है। ठीक है, और ऑप्शन में इसी को विकृत रूप से लिखा जाएगा, कहीं पर लैम्डा की जगह एच होगा, एच की जगह पी होगा, पी की जगह लैम्डा होगा, इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखें, श्रोडिंगर इक्वेशन 17 लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रोडिंगर समीकरण
का सही रूप है। यानी कि हमको श्रोडिंगर इक्वेशन सही रूप में पूछी गई है। सही रूप इसका क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर साइन इंटू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन ई माइनस बाई ई माइनस बी होता है, ई माइनस बी इंटू साइन इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सही रूप हो जाता है। यहाँ जो डेल्टा आप देख रहे हैं त्रिभुज, ये लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। जो साई देख रहे हैं ये वेव फंक्शन का काम करती है, ये वेव फंक्शन को प्रदर्शित करती है। एम द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। एच जो हमारा है ये प्लैंक कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है मित्र, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18 लिखा है श्रोडिंगर इक्वेशन में डेल्टा स्क्वायर क्या है? लिखा है श्रोडिंगर समीकरण में डेल्टा स्क्वायर क्या है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था श्रोडिंगर इक्वेशन में जो डेल्टा स्क्वायर है वो क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर है। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है श्रोडिंगर इक्वेशन में साई प्रदर्शित करता है। श्रोडिंगर समीकरण में साई प्रदर्शित करता है। साई प्रदर्शित करता है। साई क्या प्रदर्शित करता है? साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है मित्र, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है एच परमाणु के लिए, एच परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर का ऊर्जा का सूत्र है। बोहर का ऊर्जा सूत्र है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हुए बोहर ने ऊर्जा के लिए हमें एक सूत्र दिया। उन्होंने बताया किसी हाइड्रोजन में किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होती है। ये समीकरण दिया। दोस्तों इस तरह से हमने परमाणु मॉडल में आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। इसके बाद में हम परमाणु मॉडल के बाद अब हम लोग क्वांटम नंबर्स की ओर चलेंगे और क्वांटम नंबर्स के हम कम समथिंग 40 प्रश्नों का संकलन देखेंगे और उसके बाद रिवीजन का संकलन देखेंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और लाइक बटन को अवश्य दबाइए।
हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को जाकर के YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती है। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार। थैंक यू सो मच।